हाय एवरीवन, मेरा नाम है पायल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी पे। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रयास से प्रगति सीरीज तक, जहाँ पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। मेरे साथ आप इकोनॉमी करते हो और हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था मीनिंग ऑफ मनी, जिसमें हमने एवोल्यूशन ऑफ मनी की भी बात करी थी। और आज के लेक्चर में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव टू नो, जिसमें हम बात करेंगे मनी सप्लाई के बारे में। तो मनी सप्लाई के लेक्चर में हम एक तो मीनिंग पढ़ेंगे इसका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी एंड व्हाट आर द मेजर्स दैट काउंट द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई को आप जब पढ़ोगे तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, दैट इट इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ all types of currencies, including your cash, your ATMs, your credit, etc. So it includes your all type of money that circulates in an economy. But अब ये स्टॉक जो है, क्या इस स्टॉक में हर एक चीज इंक्लूडेड रहती है? तो यहाँ पे आपको जिसके ऊपर ध्यान देना है वो चीज है दैट स्टॉक ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मनी सच एज करेंसी, और ये तो हमने पढ़ लिया, डिमांड डिपॉजिट्स दैट आर हेल्ड विद द पब्लिक। अब आप इसमें जो टर्म है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। अभी डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? सो दीज आर द डिपॉजिट्स दैट यू कैन विदड्रॉ ऑन डिमांड विदाउट एनी परमिशन, या फिर कोई भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो सेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एटीएम से पैसे निकलवाते हो, दैट इज योर डिमांड डिपॉजिट, कि आपको आपकी कैश की डिमांड थी, यू वेंट टू द बैंक, आपने एटीएम से अपना पैसा जो है विड्रॉ करवाया, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट। बट इसमें जो है एक कंपल्शन क्या है, दैट दिस स्टॉक ऑफ मनी दैट इज केप्ट विद द गवर्नमेंट, the stock of money that is kept with the government, central bank etc. are not in actual circulation of economy. क्यों? क्योंकि that is not the money that is circulating in an economy. So ये जो है एक exception है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके 3 sources हैं। So it has 3 sources of money supply, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास गवर्नमेंट है, दूसरा है हमारे पास कमर्शियल बैंक्स, और तीसरा है हमारे पास आरबीआई। अब गवर्नमेंट जो है, देखो वी ऑल नो दैट आरबीआई जो है वो पैसा छापता कौन है? हमारा आरबीआई। वेयरएज गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो गवर्नमेंट जो है हमारा नोट बनाता है, 1 रुपी नोट, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कॉइन्स। तो इस चीज का ध्यान कौन रखता है? हमारा गवर्नमेंट। वेयरएज अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो पेपर प्रिंट कौन करता है? हमारा जो कॉइन्स है, हमारा जो पेपर मनी है, दैट इज हु प्रिंट्स इट? हमारा आरबीआई। पेपर मनी इज प्रिंटेड बाय आरबीआई। वेयरएज अगर मैं कमर्शियल बैंक की बात करूं तो वी ऑल नो, हम लोन लेने जाते हैं बैंक्स में, हम लोन लेने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब आपको क्रेडिट लेना है तो यू डायरेक्टली गो टू आरबीआई। तो उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? हमारा कमर्शियल बैंक्स। तो ये हमें क्या देते हैं? क्रेडिट फैसिलिटी। So these 3 are the sources of money supply in an economy. ये जो है वो 3 मेन सोर्सेज हैं हमारा। सबसे पहले हमने पढ़ा गवर्नमेंट, फिर उसके बाद हमने पढ़ा आरबीआई, और फिर उसके बाद पढ़ा हमने कमर्शियल बैंक। उसके बाद देखते हैं, तो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट्स हैं। अब सबसे पहला क्या है? करेंसी कंपोनेंट, जिसमें क्या आएगा? आपका कैश दैट इज सर्कुलेटेड इन एन इकोनॉमी। और उसके बाद हमारा है डिपॉजिट कंपोनेंट। अब डिपॉजिट कंपोनेंट में क्या क्या आपका आएगा? फॉर एग्जांपल जैसा आपका एटीएम्स है, ठीक है, या फिर आपके डिपॉजिट्स हैं, ये क्या आएंगे? आपके डिपॉजिट करेंसी में, बिकॉज करेंसी क्या है हमारा? इट इज वॉलेटाइल इन नेचर, जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, दैट इंक्लूड्स योर कैश। वेयरएज अगर मैं डिपॉजिट की बात करूं तो जो मनी आपने डिपॉजिट करवाई है बैंक में, वो चीज इंक्लूड होगी हमारी डिपॉजिट करेंसी में। अब कुछ मेजर्स हैं जिनके थ्रू हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। सो दीज आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, दीज आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। सबसे पहला हमारा मेजर क्या है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन, द करेंसी दैट इज सर्कुलेटेड इन एन इकोनॉमी। फिर उसके बाद
इट इंक्लूड्स बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। अब इसमें अदर डिपॉजिट्स में भी चीजें इंक्लूडेड रहेंगी जिसको हम आने वाले भी स्लाइड्स में कवर करेंगे, बट ये 3 चीजें जो है इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा M1। M1 में क्या होगा, सबसे पहले जो अभी हमने पढ़ा वो चीज इंक्लूडेड रहेगी इसमें, जिसमें क्या होगा, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट्स। और इसके साथ ऐड क्या होगा, हमारे डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स इन द कंट्री। सो अगर मैं M0 की बात करूं, फिर उसके बाद अगर मैं M1 की बात करूं, तो M1 में क्या होगा, M0 तो इंक्लूडेड रहेगा, प्लस इसमें डिमांड डिपॉजिट्स रहेंगे। और डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, हमने अभी डिस्कस करा। फिर उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आएगा M2 का, और M2 में हम क्या मेजर करते हैं, इंक्लूडिंग M1। M1 में क्या होगा, ये दोनों चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, प्लस सेविंग्स डिपॉजिट एंड मनी मार्केट शेयर्स। सो जब हम M2 की बात करेंगे तो इनमें ये सब कंपोनेंट्स इंक्लूडेड रहेंगे। प्लस हमारे पास है देन M3। अब हम M3 की जब बात करें तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, हमारा M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। तो अब हम M0 से स्टार्ट हुए थे जिसमें ये सब कंपोनेंट्स इंक्लूडेड थे। उसके बाद हमने M1 की बात करी जिसमें M0 का कंपोनेंट इंक्लूडेड था, प्लस क्या था, हमारे डिमांड डिपॉजिट्स। अब अगर मैं M2 की बात करती हूँ तो M2 में M1 जो है वो इंक्लूडेड रहेगा, बस इसमें ऐड क्या होगा, हमारे सेविंग डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट शेयर्स। और जब मैं M3 की बात कर रही हूँ तो उसमें आपको आपका M2 हमारा इंक्लूड होगा, प्लस इसमें इंक्लूड होगा हमारे नेट टाइम डिपॉजिट्स दैट इज विद द बैंकिंग सिस्टम। प्लस उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास M4 में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, इसमें सबसे पहले इंक्लूड होगा हमारा M3 का कंपोनेंट, देन उसके बाद रहेगा टाइम डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो कंपोनेंट्स हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे हमारे M4 में, और हमारे पास 3-4 मेजर्स हैं जिनके थ्रू M1, M2, M3, M4 एंड प्लस हमारे पास है M0 जिनके थ्रू हम मनी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, सो दीज मेजर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी वेरी इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, अगर मैं पहले की बात करूं तो इसमें क्या है, हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा, या फिर अगर आप बोलोगे अगर हम लिक्विडिटी के थ्रू इसको मेजर करेंगे तो ये कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा लिक्विड है, ये उस तरीके से हम इसको मेजर करते हैं। और सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा कंपोनेंट होगा, जिसमें कैश का कंपोनेंट रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, या अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करूं लिक्विडिटी की, तो सबसे पहले हमारे पास M0, देन वी हैव इज M1, M2, M3 एंड देन वी हैव इज M4। बट व्हाट हैपेंस दैट इन इंडिया मोस्टली M1, M2 एंड M3 इज यूज्ड, वाइल अगर मैं बात करूं M2 या M4 की तो ये रेयरली यूज्ड कंपोनेंट्स है। अब हमारा M2 एंड M4 में क्या था, M2 में था हमारा डिमांड डिपॉजिट्स विद दीज बैंक्स, और ये देखो इफ यू आर एबल टू सी तो ये जो है हमारा सबसे ज्यादा लिक्विड है, बिकॉज वी हैव करेंसी इन सर्कुलेशन दैट इज लिक्विड इन नेचर एंड दैट इज इजी टू कन्वर्ट। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद हमने बात करा मनी एग्रीगेट्स की, बट वी हैव अ कॉन्सेप्ट हेयर कॉल्ड एज न्यू मनी एग्रीगेट्स। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था, M0, M1, M2, M3, M4, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, NM0 दैट इज न्यू मनी एग्रीगेट। और न्यू मनी एग्रीगेट का नाम क्या है हमारे पास, दिस इज नोन एज मॉनेटरी बेस, whereas if I talk about NM1 then this is known as narrow money, और NM3 क्या है हमारे पास, इज ब्रॉड मनी। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड है। सो NM0 इंक्लूड्स सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, प्लस हमारा बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई, देन हमारे पास क्या है, अदर डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे हमने पुराने जो स्लाइड में हमने बात करी थी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाई ऑफ मनी दैट इंक्लूड्स M0, M1, तो उसमें अदर डिपॉजिट्स की बात आई थी। अब इसमें अदर डिपॉजिट्स क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले हमारे पास रहेगा डिपॉजिट्स ऑफ कोजाए गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसका कंपोनेंट इंक्लूड करोगे द डिपॉजिट ऑफ कोजाए गवर्नमेंट एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइमरी डीलर्स। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, बैलेंसेस इन द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या रहेगा, अकाउंट्स ऑफ इंटर एजेंसी, सबसे पहले जो है हमारे पास IMF है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है ये इंक्लूड होते हैं हमारे अदर डिपॉजिट्स में। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या देखा, करेंसी इन सर्कुलेशन, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, बैंकर्स डिपॉजिट विद द आरबीआई, फिर उसके बाद है हमारे पास अदर डिपॉजिट जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं।
उसके बाद अगर मैं बात करूं NM1 की, तो उसमें भी क्या है हमारा करेंसी विद द पब्लिक, द करेंसी दैट इज इन द पॉकेट्स ऑफ पब्लिक, देन क्या है हमारा करेंसी डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये टर्म समझ आ रही होंगी बिकॉज इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है करेंसी दैट इज इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। अब नेक्स्ट क्या है करेंसी दैट डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, दैट इज द डिपॉजिटेड मनी। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड कंपोनेंट क्या है डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, प्लस अगेन क्या है हमारे पास अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा, डिपॉजिट्स विद द क्वाज़ी गवर्नमेंट, IMF हो गया या फिर फॉरेन बैंक्स हो गए, तो ये सब चीजें रहेंगी हमारी NM1 में। whereas if I talk about NM2, तो NM2 में रहेगा हमारे NM1 के कंपोनेंट्स, प्लस इसमें एक और चीज ऐड होगी दैट इज शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट्स। तो ये जो है कंपोनेंट ऐड होगा हमारा किसमें NM2 में। प्लस अगर मैं बात करूं NM3 की, तो NM3 में क्या होगा कंपोनेंट्स रहेंगे हमारे NM2 के, प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स होंगे। यहाँ पे क्या था हमारे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, हमारे NM3 में क्या रहेंगे लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट्स, प्लस इसमें एक और कंपोनेंट रहेगा जिसको हम बोलते हैं टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है हमारे NM0, NM0, NM1 एंड NM2 प्लस NM3 है। और अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर बिकॉज इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स प्लस टर्म फंडिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो। सो NM3 को हम क्या बोलते हैं दैट इट इज अ कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। So it gives us a broad perspective of the money supply in an economy, ठीक है। So it gives us broad perspective, broader definition या फिर you can say कि broader perspective of the money supply in an economy। और अगर मैं बात करूं हमारे L1 की, तो इसमें इंक्लूडेड रहता है हमारे NM3 की कंपोनेंट्स। NM3 के कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से थे, NM2 प्लस जो लॉन्ग टर्म था जिसको हम बोलते थे कंप्लीट बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले रहेगा हमारा NM3 प्लस इसमें और चीजें एडेड रहेंगी दैट इंक्लूड्स ऑल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। और उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे L2 की, तो इसमें इंक्लूडेड रहेगा हमारे कंपोनेंट्स ऑफ L1 प्लस इसमें रहेगा टर्म डिपॉजिट्स विद RBI लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जिसको हम FIs भी बोलते हैं। और लास्ट में वी हैव L3 जिसके अंदर इंक्लूडेड है ऑफ कोर्स हमारे पहले वाला कंपोनेंट दैट इज L2 प्लस क्या रहेगा इसमें पब्लिक डिपॉजिट्स विद NBFCs, ठीक है। सो ये जो है हमारे कंपोनेंट्स हैं, हमारे लिक्विडिटी एग्रीगेट्स हैं। एंड एक और चीज, एक और कॉन्सेप्ट है इसके बाद, ये तो हमने देखा कि मेयर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, जब हम मनी सप्लाई को कैसे कैसे मेयर करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी ऑफ मनी। velocity of money supply। velocity of money supply में क्या क्या आएगा, so it is a measurement of the art at which money is exchanged in an economy। so it basically includes कि कितने number of times एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हमारा जो मनी है वो एक्सचेंज करा गया है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज मनी सप्लाई। सो आपके लिए यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। सो इट इंक्लूड्स नंबर ऑफ टाइम्स द मनी मूव्स फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी, ये चीज हमने अभी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट इट इंक्लूड्स दैट इट मेजर्स द रेशियो ऑफ जीडीपी ऑफ अ कंट्रीज टोटल मनी सप्लाई। और अगर इसका कॉन्सेप्ट की, अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ मनी कैसे हमारा कैलकुलेट होता है, इट इज इक्वल्स टू जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, ठीक है। और जिससे, दिस इज रॉन्ग हियर, जीडीपी अपॉन टोटल मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, जिससे हमारा क्या निकलता है वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी बार मनी एक्सचेंज करी गई है, कितनी बार मनी ट्रैवल करी गई है, वेलोसिटी ऑफ मनी से हम ये चीज कैलकुलेट करते हैं। और इससे अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है तो वी कैन कैलकुलेट जीडीपी ऑल्सो। कैसे, मनी सप्लाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी ऑफ मनी से, तो वहां की उस एरिया की जीडीपी जो है हम कैलकुलेट कर सकेंगे। सो ये जो है हमारा मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है।
मनी का डेफिनेशन हमने रीड करा, फिर उसके बाद हमने एवोल्यूशन देखा मनी का, उसके बाद मनी सप्लाई के हमने कंपोनेंट्स पढ़े। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हम पार्ट कवर करेंगे जिसका नाम है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग लेक्चर, जिसके अंदर में कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, हमारा आरबीआई है, उसके फंक्शंस हैं और क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे। बट मनी को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, सो दैट आपको एवोल्यूशन जो है वो अलग समझ आए और जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको आपको अलग समझ आए। वेयर एज अगर आपको इस जो भी हमने मनी सप्लाई के हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं या फिर जो हमने एग्रीगेट्स पढ़े हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है एंड इफ यू वांट a proper table of this concept, so let me know in the comment section. I'll provide you the proper table either in the community post or in my telegram channel. So अगर आपने telegram channel अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो make sure that you join there, because आने वाले टाइम में we are focusing on providing you a high quality content जिसके अंदर आपको और easy तरीके से चीजें समझने को आपको हेल्प मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो दैट इज इन सीक्वेंस, अ प्रॉपर लिस्ट प्ले लिस्ट हैज बीन मेड फॉर इट, गो चेक दोज वीडियोस, उनको सबसे पहले कवर करो, बिकॉज दैट आर द वीडियोज दैट कवर्स योर बेसिक। सो नेक्स्ट लेक्चर से पहले मेक श्योर दैट यू गो एंड वॉच माई पुराने वीडियोज। थैंक यू सो मच।